नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज बाजार में शुरुआत से ही तेजी थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे। एनवीडिया के शानदार नतीजों ने टेक सेक्टर को फिर से चमका दिया और एफआईआईज की ताज़ा खरीदारी ने घरेलू सेंटिमेंट को और मजबूत कर दिया। दिन के आखिर में बाजार हरे निशान में तो बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे के ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसल गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने 52 वीक हाई को छू लिया, जिससे साफ दिखा कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम मजबूत है। हालांकि अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के लिए अभी भी थोड़ा और रास्ता तय करना बाकी है, इसलिए आगे की चाल धीरे धीरे बनती दिख रही है। मिड कैप और बैंकिंग इंडिसेस ने दिन में रिकॉर्ड हाई जरूर लगाए, लेकिन क्लोजिंग आते आते इनकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। खासकर मिड कैप्स की कमजोरी ने बाजार की चौड़ाई को कमजोर किया और गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक आज बाजार के सबसे बड़े सपोर्ट रहे, क्योंकि इन दोनों में लगातार मजबूत बाइंग दिखी। इन हैवीवेट स्टॉक्स ने पूरे इंडेक्स को ऊपर खींचा और मार्केट की गिरती ब्रेड्थ को बैलेंस करने में बड़ी भूमिका निभाई। आइकर मोटर्स, बजाज फिनसर्व और रिलायंस आज के टॉप निफ्टी गेनर्स रहे और तीनों ने इंडेक्स में अच्छा खासा योगदान दिया। हीरो मोटोकॉर्प आज अपने 52 वीक हाई पर पहुंच गया, क्योंकि लगातार दूसरे दिन ब्रोकरेज अपग्रेड कर टारगेट प्राइस 6,793 रुपये तय किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज शानदार प्रदर्शन किया और स्टॉक 1.5% ऊपर 1540 रुपये से ऊपर बंद हुआ। यूबीएस और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने स्टॉक पर अपनी पॉजिटिव राय दोहराई, खासकर O2C बिजनेस में सुधार और न्यू एनर्जी सेगमेंट में प्रगति को देखते हुए। बायोकॉन में गिरावट जारी रही, क्योंकि सिटी ने कंपनी पर डबल डाउनग्रेड दिया। 2 दिनों की लगातार कमजोरी के बाद स्टॉक आज भी करीब 300% फिसल गया और दबाव बना रहा। एनबीसीसी में अच्छा मूव इसलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी को एनएमआरडीए से लगभग 2,966 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। इस खबर के बाद स्टॉक करीब 2% ऊपर बंद हुआ। कमिंस भी करीब 3% चढ़ा, क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट ने स्टॉक में नई खरीदारी को बढ़ावा दिया। मार्केट में इस खबर को काफी मजबूत ट्रिगर की तरह लिया गया। ट्रांसरेल लाइटिंग आज लगभग 2% ऊपर रहा, क्योंकि कंपनी को मेना रीजन से 548 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। पिछले कुछ समय से लगातार नए ऑर्डर मिलने से कंपनी के आउटलुक पर बाजार में भरोसा बढ़ रहा है। ग्रोव में 2 दिनों से भारी गिरावट जारी है और आज कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया है। तेज गिरावट से साफ दिख रहा है कि निवेशक इस स्टॉक में फिलहाल मुनाफा वसूली और सतर्कता दोनों बना रहे हैं। फिजिक्स वाला में आज जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक लो लेवल से लगभग 20% उछलकर हरे निशान में बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों की कमजोरी के बाद ये शार्प पुलबैक काफी चर्चा में रहा। M&M फाइनेंस और महिंद्रा हॉलीडेज दोनों करीब 5% मजबूत हुए, क्योंकि ग्रुप आउटलुक पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों स्टॉक्स में पूरे दिन खरीदारों का रुझान बना रहा। वोडाफोन आइडिया में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक लगभग 5% टूट गया। हाल की रैली के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालने का फैसला किया, जिससे स्टॉक पर दबाव बढ़ा। एफआईआईज और डीआईआईज की बुधवार की खरीदारी बाजार के लिए बड़ा सपोर्ट बनी, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने करीब 1,580 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। डीआईआईज ने भी 1,360 करोड़ रुपए की मजबूत खरीदारी करके बाजार को बड़ा सपोर्ट दिया। जब एफआईआईज खरीदारी मोड में आते हैं तो इंडेक्स खुद ब खुद ऊपर का रास्ता पकड़ लेता है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले कमजोर रहा और इसकी कीमत लगभग 88.50 से 88.75 रुपए के बीच घूमती रही। ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा हुआ है। आज WTI क्रूड ऑयल 59.40 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड लगभग 63.67 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। ग्लोबल मार्केट्स ने भी आज भारतीय बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया। एशियाई बाजारों में जबरदस्त तेजी रही, जहां कोस्पी और निक्केई 225 दोनों 3% से ज्यादा चढ़े, जबकि शंघाई कॉम्पोजिट और हैंगसेंग भी हरे निशान में रहे। यूएस मार्केट्स में एनवीडिया के शानदार अर्निंग्स आउटलुक ने टेक सेक्टर को फिर से रफ्तार दे दी। नैस्डैक और अन्य इंडेक्स पर इसका साफ असर दिखा और इसका सकारात्मक इफेक्ट एशियाई और भारतीय बाजारों तक देखने को मिला। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी ने बिना किसी बड़ी गिरावट के सीधे ऊपर की चाल पकड़ ली है। अब इंडेक्स 26,130 से 26,550 की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स पूरी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए रैली थोड़ी धीमी भी रह सकती है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में पिछले 2 दिन से लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के लोन डिफॉल्ट की जानकारी सामने आने के बाद निवेशक डर गए हैं और इसी वजह से स्टॉक ने नया 52 वीक लो छू लिया है।
कंपनी ने बताया है कि वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन समय पर नहीं चुका सकी। यूएस एड से मिलने वाले फंड पर कंपनी का बिजनेस काफी निर्भर था, लेकिन ये फंडिंग रुक जाने से उसके ऑर्डर्स में तेज गिरावट आई है और कारोबार काफी कमजोर पड़ा है। कंपनी का कहना है कि अब उसे केवल ग्लोबल फंड से ही सीमित फंडिंग मिल रही है, जिससे ऑपरेशंस पर काफी दबाव है। इतना ही नहीं, मंगलम ड्रग्स अपने Q2 के नतीजे भी समय पर जारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके वित्तीय दस्तावेज अभी तक फाइनल। ऊर्जा ग्लोबल कंपनी ने 20 नवंबर 2025 को सोलर मिंट एनर्जीज के साथ एक महत्वपूर्ण जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसके तहत ऊर्जा ब्रांड के नाम से सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। कंपनी का शेयर आज 1.88% गिरकर 504 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन जेवी की ये खबर आगे के सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है, इसलिए खबर से कल स्टॉक में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। JSW एनर्जी को रायगढ़ चांपा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमा किया गया उसका रेजोल्यूशन प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए कंपनी को 19 नवंबर को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से लेटर ऑफ इंटेंट भी मिला है, जो इस डील को अगले चरण तक ले जाता है। RCIPL इसी प्रोजेक्ट को कोयला परिवहन सेवाएं देता है, इसलिए मंजूरी JSW एनर्जी के ऑपरेशन और लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर दोनों को मजबूत करती है। हालांकि स्टॉक आज 1.88% गिरकर 504 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन कल स्टॉक में तेजी या खरीदारों की सक्रियता बढ़ सकती है। TCS ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई एंड डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में तेजी लाने के लिए TPG के साथ मिलकर अपनी सब्सिडरी हाइपरवॉल्ट में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करने का फैसला किया है। ये सब्सिडरी एडवांस्ड AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे आने वाले समय में AI कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये अपडेट मजबूत है, इसलिए कल TCS में स्टेबल से लेकर हल्का पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। एल्केम लैबोरेटरीज ने भारत में अपनी नई प्रोबायोटिक दवा DSS द ओरिजिनल डी सिमोने फॉर्मुलेशन लॉन्च की है। ये क्लिनिकली प्रूव्ड फॉर्मुलेशन गट हेल्थ को बेहतर बनाने, आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बैलेंस करने और पाचन से जुड़ी परेशानियों को कम करने में प्रभावी मानी जाती है। भारत में बढ़ते हेल्थ सप्लीमेंट और गट हेल्थ मार्केट को देखते हुए ये लॉन्च एल्केम के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत कर सकता है और कंपनी के लिए नई डिमांड पैदा कर सकता है। कल इस हेल्थ केयर लॉन्च की वजह से स्टॉक में सकारात्मक सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड ने IRB इन्वेस्ट फंड को इनविटेशन टू ऑफर जारी करने की मंजूरी दी है, जो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के VM7 प्रोजेक्ट्स के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के 100% सब्सिडरी VM7 एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस ट्रांसफर से कंपनी के एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी को सपोर्ट मिलेगा और कैश फ्लो में स्थिरता आएगी, जो भविष्य की परियोजनाओं को फंड करने में मदद कर सकता है। इसलिए कल स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। फेयरकैम ऑर्गेनिक्स ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 800 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। कंपनी टेंडर रूट के जरिए अधिकतम 4,25,000 शेयर वापस खरीदेगी, जो उसके कुल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का लगभग 16% है। कंपनी का ताज़ा तिमाही प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है, जहां उसका नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 91.54% गिरकर सिर्फ 1.17 करोड़ रुपए रह गया। तिमाही दर तिमाही भी कंपनी का मुनाफा बुरी तरह दबा है। स्टॉक फिलहाल 682 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक एक साल में 12% से ज्यादा गिर गया है। जोमैटो अब रेस्टोरेंट्स के साथ कस्टमर डेटा साझा करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब ग्राहक खुद इसकी अनुमति देंगे। ऐप पर यूजर्स को एक पॉपअप दिखेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या वो रेस्टोरेंट्स को अपने प्रमोशनल मैसेज भेजने की इजाज़त देते हैं। ये कदम रेस्टोरेंट्स की उस मांग को पूरा करता है जिसमें वो ग्राहकों की पसंद और ऑर्डरिंग पैटर्न समझने के लिए बेसिक डेटा चाहते थे। NRIA चाहती है कि स्विगी भी इसी मॉडल को अपनाए। ये बदलाव तब शुरू हुआ जब रेस्टोरेंट्स ने CCI में शिकायत की थी कि प्लेटफॉर्म ग्राहक डेटा छुपाते हैं, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों को समझने में दिक्कत होती है। मार्क्सन फार्मा की UK यूनिट रेलॉन केम को ब्रिटेन की MHRA से सेट्रिजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड 1 मिलीग्राम पर ml ओरल सोल्यूशन बेचने की मंजूरी मिल गई है। ये दवा मौसमी और साल भर की एलर्जी जैसे हे फीवर और हाइव्स में इस्तेमाल होती है। ये कंपनी के लिए एक और बड़ी जीत है, क्योंकि इस हफ्ते इसे US FDA से लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 मिलीग्राम टैबलेट्स की फाइनल अप्रूवल मिली है। कंपनी को इस हफ्ते 2 अप्रूवल मिले हैं, जिससे UK और US मार्केट में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। स्टॉक 2.19% की तेजी के साथ 193 रुपये पर बंद हुआ। गुडलक इंडिया की सब्सिडरी गुडलक डिफेंस एंड एरोस्पेस को $6 मिलियन का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 155 मिलीमीटर M107 रेडी टू फिल शेल सप्लाई करने का है, जो कंपनी की डिफेंस कैटेगरी में बढ़ती पकड़ को दिखाता है।
हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की ग्रोथ गाइडेंस 20% से घटाकर 12% कर दी थी, लेकिन उसका कहना है कि डिफेंस बिजनेस आने वाले सालों में बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। कंपनी के सीएमडी का मानना है कि डिफेंस से होने वाला रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 में 5 से 6% तक पहुंच सकता है। बुलेट शेल प्रोजेक्ट पूरी तरह शुरू होते ही सालाना 300 से 350 करोड़ रुपए की कमाई संभव है। ये क्षमता 3 साल में 700 करोड़ रुपए तक भी बढ़ सकती है। गुड लक इंडिया लगभग 4 दशक से स्टील, डिफेंस और हाई एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में सक्रिय है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स ने 2 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो मिलाकर लगभग $1,63,900 और €3,10,000 के हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टीफंक्शनल अंडर वाटर प्लेटफॉर्म के लिए टोड रील की डिजाइन और प्रोटोटाइप का है, जबकि दूसरा ऑपरेशनल टेस्ट स्टिल स्टैंड बनाने का काम शामिल है। घोषणा के बाद लॉयड्स इंजीनियरिंग के शेयरों ने हल्की बढ़त दिखाई और इंट्राडे में ₹57 के ऊपर ट्रेड करते दिखे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी की नीश इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अगली खबर, ग्लोबल स्पिरिट्स के बोर्ड ने कंपनी के लिए 500 करोड़ रुपए तक की फंड रेजिंग को मंजूरी दी है। ये पैसा QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे कई तरीकों से जुटाया जा सकता है। कंपनी ने साथ ही FPI निवेश की सीमा बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव दिया है, जो शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा। कंपनी का शेयर फिलहाल हल्की गिरावट के साथ ₹1155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2025 में इसमें 32% की मजबूत बढ़त देखी गई है। फंड रेजिंग से कंपनी आने वाले वर्षों में अपने डिस्टिलरी और IMFL बिजनेस का और विस्तार कर सकती है। मैन इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने सऊदी अरामको की सब्सिडरी के साथ एक बड़ा MOU साइन किया है। इस समझौते के बाद दोनों कंपनियां लंबे समय के सप्लाई अरेंजमेंट और सऊदी अरब में आधुनिक स्टील पाइप यूनिट लगाने की संभावनाओं पर साथ काम करेंगी। ये साझेदारी न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे GCC क्षेत्र के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नई क्षमता बनाने में मदद कर सकती है। इस MOU के बाद बाजार में कंपनी को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। मैन इंडस्ट्रीज के शेयर आज 4.18% की तेजी के साथ ₹465 पर बंद हुआ। निवेशक आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में स्टॉक में अपनी होल्डिंग 2.03% से बढ़ाकर 3.04% कर ली है। अब बात सुज़लॉन एनर्जी की, जहां मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते ने साफ सलाह दी है कि अगर आपके पास ये शेयर है तो इसमें बने रहने से बेहतर है कि बाहर निकल जाएं। उनके अनुसार पावर सेक्टर में फिलहाल कोई बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा और अगले 2 साल तक सुज़लॉन से मजबूत रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सातपुते का कहना है कि सुज़लॉन का चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं, जिससे स्टॉक के ऊपर जाने की ताकत कम दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में हाई वॉलेटाइल स्टॉक पकड़कर रखना निवेशकों के लिए रिस्की हो सकता है। उनके मुताबिक अगर कोई नई एंट्री करनी ही है तो फिलहाल पैसा बैंक में रखना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि पावर सेक्टर में अपसाइड फिलहाल सीमित नजर आ रही है। उनका मानना है कि निवेश में भावनाओं के बजाय डेटा और ट्रेंड पर भरोसा करना ज्यादा समझदारी है। अब बात करते हैं यस बैंक की, जहां निवेशकों का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। सितंबर 2025 में FIIs की हिस्सेदारी अचानक बढ़कर लगभग 45% तक पहुंच गई है, जो पिछले कई तिमाहियों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक बैंक की रिकवरी और फंडामेंटल्स पर काफी भरोसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ DIIs की हिस्सेदारी में तेज गिरावट आई है, जो साफ दिखाता है कि घरेलू फंड्स ने मुनाफा वसूली की है या अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है। वहीं रिटेल निवेशक लगभग स्थिर बने हुए हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ब्लॉक डील होने की संभावना है, जिसमें मैक्स वेंचर्स लगभग 0.46% हिस्सेदारी बेच सकता है। फ्लोर प्राइस पिछले क्लोज से लगभग 1% डिस्काउंट पर रखा गया है, जिससे ओपनिंग में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं और नेट प्रॉफिट में 96% की गिरावट आई है, लेकिन NII में 13.9% की बढ़ोतरी कुछ राहत देती है। इस पूरी मिक्स्ड खबर को देखते हुए कल स्टॉक में वॉलेटाइल ट्रेडिंग हो सकती है। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर की, जो अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। FNO सेगमेंट में संभावित बदलावों को लेकर पहले जो डर था वो सरकार और सेबी के बयान के बाद लगभग खत्म हो गया है। इन भरोसेमंद संकेतों के बाद BSE के शेयरों ने जोरदार रिकवरी दिखाई है और सितंबर के लो से अब तक लगभग 50% की बढ़त दे चुके हैं। अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में इसमें मजबूत तेजी दिखी है। विश्लेषकों का रुझान भी BSE के पक्ष में काफी पॉजिटिव है। अब आते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स पर, जहां स्टॉक 2 सेशंस में 27% उछल चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस को जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए COC से मंजूरी मिलने के बाद JP पावर पर भी इसका पॉजिटिव असर साफ दिख रहा है। चूंकि दोनों कंपनियां एक ही समूह से जुड़ी हैं, इसलिए JAL में अडानी ग्रुप की एंट्री का सीधा भरोसा JP पावर पर दिख रहा है। निवेशकों को उम्मीद है कि बेहतर मैनेजमेंट, मजबूत कैश फ्लो और सुधार की संभावना से JP पावर की स्थिति मध्यम और लंबी अवधि में बेहतर हो सकती है।
IEX विंड और KP एनर्जी के बीच नया टाई अप हुआ है, जिसमें दोनों मिलकर विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने वाले हैं। ये पार्टनरशिप रेन्यूएबल सेक्टर में इनके दायरे को और बढ़ा सकती है और अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा चलता है तो आगे और भी टाई अप्स देखने को मिल सकते हैं। IEX के भविष्य का फैसला 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिका है, क्योंकि मार्केट कपलिंग लागू हुआ तो कंपनी अपना सबसे बड़ा फायदा यानी प्राइस डिस्कवरी खो सकती है। इस एक बदलाव से IEX का पूरा बिजनेस मॉडल बाकी एक्सचेंजेस जैसा हो सकता है और कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। MTR टेक्नोलॉजीज में हाल की शेयर होल्डिंग अपडेट दिखाती है कि प्रोमोटर स्टेक थोड़ा घटा है, लेकिन ज्यादा बिक्री पब्लिक ने की है और ये स्टेक संस्थागत निवेशकों के पास जा रहा है। इसलिए ये वो चिंता वाली स्थिति नहीं है जब प्रमोटर बेचें और पब्लिक खरीदती रह जाए। आइरेडा लगभग 3000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि फंड QIP से उठाया जाएगा। मार्केट इसलिए उत्सुक है क्योंकि इतनी बड़ी फंड रेजिंग कंपनी के ग्रोथ में मदद करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को भी काफी प्रभावित कर सकती है। यूनिसन मेटल में लगातार प्रमोटर स्टेक कम होना और होल्डिंग का पब्लिक के हाथ में जाना एक चेतावनी संकेत है। जब प्रमोटर बाहर निकले और पब्लिक खरीदती रहे तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट खुद भरोसा कम दिखा रहा है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जोखिम बन सकता है। बाजार की सबसे बड़ी उत्सुकता नवीडिया के नतीजों पर थी, क्योंकि इन्हीं से ये तय होना था कि AI बबल को लेकर लोगों का डर सही है या नहीं। नवीडिया ने हर पैरामीटर पर उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए। कंपनी का रेवेन्यू करीब $57 बिलियन रहा, जबकि मार्केट लगभग $55 बिलियन की उम्मीद कर रहा था। अर्निंग्स पर शेयर भी अंदाजे से बेहतर आए और कंपनी ने हर प्रमुख मैट्रिक में अनुमान को पीछे छोड़ दिया। कंपनी का डेटा सेंटर बिजनेस सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, जहां रेवेन्यू करीब $51 बिलियन से ऊपर पहुंच गया, जो अनुमान से काफी बेहतर था। नेट इनकम में भी करीब 65% की तेज बढ़ोतरी दिखी, जिससे नवीडिया की प्रॉफिटेबल ग्रोथ की पुष्टि होती है। आने वाले क्वार्टर के लिए नवीडिया ने काफी मजबूत गाइडेंस दी है, जिसमें रेवेन्यू 62 से $65 बिलियन तक रहने का अनुमान है। इन नतीजों के बाद ग्लोबल मार्केट में टेक सेक्टर के प्रति भरोसा बढ़ा है और ये साफ देखा कि AI थीम अभी भी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कल रात आई FOMC मीटिंग मिनट्स में मेंबर्स के बीच काफी मतभेद दिखा, क्योंकि कुछ सदस्य दिसंबर में फिर से रेट कट की संभावना देख रहे हैं और कुछ मानते हैं कि ऐसा करना इकोनॉमी के लिए सही समय नहीं है। इस अनिश्चितता की वजह से IT सेक्टर में कोई बड़ी चाल नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इंडिया पाकिस्तान को लेकर 350% टैरिफ की धमकी वाली बात दोहराई, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करवाया था। इस टिप्पणी पर बाजार में सीधा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन ये राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ाती है। दिसंबर की MPC मीटिंग को लेकर मनी कंट्रोल की पोल और कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स का मानना है कि कम होती महंगाई को देखते हुए RBI 25 BPS का छोटा रेट कट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ महीनों में ब्याज संवेदनशील सेक्टर्स को और मजबूती मिल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में हलचल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और रूस ने मिलकर एक सीक्रेट 28 पॉइंट पीस प्लान बनाया है, वो भी यूक्रेन को भरोसे में लिए बिना। इस प्लान में डॉनबास का कंट्रोल रूस को देना, सेना को 50% कम करना और कुछ हथियार छोड़ने जैसी सख्त शर्तें शामिल बताई जा रही हैं, जिन्हें मानना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल है। अगर ये प्लान आगे बढ़ता है और दोनों देशों की बातचीत की आधिकारिक पुष्टि होती है तो ग्लोबल मार्केट में तुरंत राहत की लहर आ सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इक्विटी मार्केट मजबूत होंगे, US बॉन्ड यील्ड गिर सकती है, गोल्ड चांदी में शॉर्ट टर्म गिरावट आएगी, क्रूड ऑयल कमजोर होगा और भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है, जबकि डिफेंस स्टॉक्स पर दबाव बढ़ेगा।